आज चारों तरफ बजट की चर्चा है और इस समय सारे टीवी चैनल, सारे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर बजट ही छाया हुआ है। बजट आपको बहुत बोरिंग लगता होगा और आपको यह भी लगता होगा कि आखिर इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जैसे आप अपने परिवार का हर महीने का जो बजट है बड़ी समझदारी के साथ बनाते हैं, ठीक वैसे ही देश का भी अपना एक बजट होता है और अपने बजट के अनुसार ही कुछ परिवार गरीब कहलाते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के कहलाते हैं और कुछ अमीर भी कहलाते हैं। इसी तरह से जो देश हैं वो भी अपने बजट के हिसाब से ही अमीर और गरीब देश माने जाते हैं। आज के बजट से आपको पता चलेगा कि आप आने वाले भविष्य में एक अमीर और विकसित देश के नागरिक बनेंगे या एक गरीब और कमजोर देश के नागरिक बनेंगे। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यानी ये जो भारत रूपी आपका इतना बड़ा सा विशाल घर है जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, इसका एक साल का बजट है 40 लाख करोड़ रुपए। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो पहला बजट आया था 1947 में, वो कितने का था? भारत का पहला बजट सिर्फ 197 करोड़ रुपए का था। हर वर्ष बजट की एक ड्रिल होती है और हर बार वो ड्रिल सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले सुबह 11 बजे सरकार देश की संसद में बजट पेश करती है और जब बजट पेश हो चुका होता है उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियां बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताती हैं। कहती हैं ये तो ऐतिहासिक बजट है। इसके कुछ देर बाद दोपहर 1 बजे के आसपास विपक्षी पार्टियां और उनके नेता बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इसे एक डिजास्टर बताते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और पार्टियां आती हैं और वो इसे उद्योगपतियों का बजट बताती हैं और फिर किसान विरोधी और गरीब विरोधी बजट भी इसे साबित कर दिया जाता है और दिन भर फिर इस पर बहस होती रहती है। सरकार कहती है ऐतिहासिक बजट है, विपक्ष कहता है सिर्फ उद्योगपतियों का बजट है और गरीबों और किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और पत्रकार बजट के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं जैसे ये बजट उन्होंने ही तैयार किया हो। इस देश में बजट से एक दिन पहले तक अगर आप मान के चलिए अगर इस विषय के 1000 एक्सपर्ट होते हैं तो बजट वाले दिन इनकी संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है और ये लोग खुद को इसका मास्टर बताने लगते हैं। और शाम होते होते बजट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनकी संख्या लाखों में हो चुकी होती है, ये हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में, सोशल मीडिया पर, हर जगह अपनी राय आपको देते हैं। और शाम होते होते इस देश का जो आम आदमी है वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका होता है और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वो अपना टीवी बंद करके सोने चला जाता है क्योंकि उसे अगले दिन सुबह उठकर फिर से अपने काम पर भी जाना है। हम जानते हैं आपको भी कल सुबह फिर से काम पर जाना है, लेकिन आज हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस बजट का मूल स्वभाव क्या है। पहली बात, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, यानी भविष्य का बजट है। भविष्य में भारत की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला ऐसा बही खाता जिसमें सारी एंट्रीज दर्ज हैं। इसमें अगले 25 वर्षों की यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा और इसीलिए इसे अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। इसमें सड़क, रेल, हाईवेज, सिंचाई परियोजनाएं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ऐलान हुआ है और भारत को दुनिया के बाजार में एक खरीदार की बजाय एक निर्माता के रूप में पेश करने के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाया गया है जिसका बहुत लंबा दूरगामी असर होगा। आप इन घोषणाओं को अर्थव्यवस्था की वैक्सीन का बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक होने के साथ ये भारत को डिजिटल दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर बनाने वाला बजट है। इसमें डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है और यह भी घोषणा की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस साल भारत की नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो अब आप आरबीआई से भी डिजिटल करेंसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं और अब बैंकों को भी डिजिटल माध्यम से भारतीय डाक के पोस्ट ऑफिस से लिंक कर दिया जाएगा। ये एक नई बात होगी। बैंक और जो आपके डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ये अब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तीसरी बात, यह भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होता था, लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि इसके विस्तार के लिए प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत
और विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रखा गया है। चौथी बात, इस बजट में टैक्स को लेकर कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारे देश के मिडिल क्लास को कुछ निराशा जरूर हुई होगी। हालांकि यहां आपको यह समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से संघर्ष कर रही है और इस दौरान काफी पैसा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च हुआ है और इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो मिडिल क्लास है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है क्या उसमें कोई छूट दी गई है। तो बता दें कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये वैसा ही है जैसा पहले था। भारत सरकार अपनी टैक्स व्यवस्था में अब स्थिरता लाना चाहती है क्योंकि यही स्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को उसके उतार चढ़ाव में संभाल कर रखेगी। यानी अब भारत सरकार ये चाहती है कि जितने लोग टैक्स दे रहे हैं बस वो लगातार स्थिरता के साथ, स्थायित्व के साथ उतना टैक्स देते चलें बस। और पांचवी बात, यह भारत को नए युग में ले जाने वाला बजट है जिसमें कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि ज्यादातर घोषणाएं इस देश की ताकत और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। आप कह सकते हैं यह बजट भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को कॉपी पेस्ट वाले सिद्धांत से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस आम बजट को आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से भी समझ सकते हैं। आजादी के बाद से अब तक 74 वर्षों में 93 बजट पेश किए जा चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया जो 1 घंटे 31 मिनट लंबा था। इससे पहले वर्ष 2020 में उन्होंने भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था और वो 2 घंटे 42 मिनट लंबा था। यानी 2 घंटे 42 मिनट आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हिंदी फिल्म लगभग इतनी ही बड़ी होती है जितना कि उनका भाषण था। हालांकि इस बार का भाषण 91 मिनट का था और इसमें कुल 9,200 शब्द थे। इनमें सबसे ज्यादा 34 बार डिजिटल शब्द का प्रयोग हुआ। पिछले साल के बजट भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 6 बार किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि यह भारत को डिजिटल दुनिया में सुपर पावर बनाने वाला बजट है। डिजिटल के बाद सबसे ज्यादा 28 बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ। पिछले साल ये शब्द 46 बार इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा बजट भाषण में 26 बार इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 बार कस्टम्स, 17 बार हेल्थ, 12 बार कोविड और पेंडेमिक और 12 बार ही किसान शब्द का प्रयोग हुआ। और ये सारे शब्द इस बजट के मूल स्वभाव के बारे में आपको बताते हैं कि किन किन चीजों के बारे में बजट में ज्यादा बात हुई है। Promoting digital economy for delivery of digital and high-tech services to farmers, digitization of land records, digital ecosystem for skilling and livelihood through radio and through digital teachers, and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university, an open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. Digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरी बार बजट टैबलेट में देखकर पढ़ा। यानी उनका जो भाषण था वो एक टैब में लिखा हुआ था और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि आज वो डिजिटल बजट पढ़ेंगी। निर्मला सीतारमण के इस 91 मिनट के बजट भाषण में क्या उन्होंने कहा, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रहे हैं। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%,
highest among all large economies. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Atmanirbhar Bharat has received excellent response with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा। बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। a blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. 400 new generation Vande Bharat trains will be developed and manufactured during the next 3 years. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. तो आज के इस बजट को आप उसी भाव के साथ देखिएगा जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं। अर्थशास्त्र कहता है कि बजट तभी तक बजट है जब तक वो संतुलित होता है। अगर आय और खर्च के बीच खाई पैदा हो जाए तो बजट ना रहकर एक खराब आर्थिक स्थिति बन जाता है। और इस बात का अनुभव आपने भी किया होगा। आप जब गाड़ी खरीदने के लिए या कोई दूसरा सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो दुकानदार आपसे पहले यही सवाल पूछता है कि आपका बजट क्या है, बजट कितना है, कितना पैसा आपकी जेब में है और आप कितना खर्च करने की स्थिति में हैं। अगर आप किसी चीज या किसी सेवा पर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो आपका बजट बिगड़ जाता है और यही देश के साथ भी होता है। हालांकि भारत सरकार ने इस बार के बजट को सबसे संतुलित बजट बताया है। हर बार बजट के बाद जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है टैक्स। इस बार सरकार ने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलने वाले टैक्स से है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी से होता है या ऐसा टैक्सेस से जो देश का अमीर भी देता है और गरीब भी देता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश के ज्यादातर लोग तो टैक्स ही नहीं देते। हमारे देश के ज्यादातर लोग इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स तो सब देते हैं जीएसटी के रूप में। इसके अलावा कोई भी टैक्स अलग से आज बढ़ाया नहीं गया। इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को भी पहले जैसा रखा है, यानी जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ सकती है वो निराश हुए हैं। भारत में इस समय टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 2.5 लाख है और अगले वित्त वर्ष में भी यही रहेगी। हालांकि जो लोग निराश हैं उनके लिए बजट में महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया गया है। महाभारत के 72वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप कर यानी टैक्स का संग्रहण करना चाहिए। साथ ही राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस श्लोक का जिक्र करके सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि इस समय हमारे देश का जो वर्ग जितना टैक्स दे सकता है उससे उतना टैक्स लिया जाना न्याय संगत है। जितनी जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाना चाहिए। यानी मध्य वर्ग को जितनी राहत मिल रही है और जितनी छूट उसे मिली है वो सरकार की नजर में अभी के लिए काफी है और उचित है। यहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि 2014 से 2020 के बीच देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 31 लाख से बढ़कर 6 करोड़ हो चुकी है।
अब यह भी कह सकते हैं आप कि 135 करोड़ के भारत में केवल 6.5 करोड़ लोग ही अपनी इनकम टैक्स जो है अपनी इनकम पर टैक्स रिटर्न भरते हैं। और इस बजट में बताया गया है कि ये लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 2 साल तक रिवाइज भी अब कर सकेंगे। यानी अगर इसमें कोई गलती पीछे रह गई है तो उसे 2 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसका सबसे प्रमुख इंजन होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर यह इंजन पूरी तरह स्वस्थ है, आधुनिक है और इसमें दूरदर्शी योजनाओं का ईंधन डाला जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। और इस आम बजट में इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्ष 2025 तक 1.4 ट्रिलियन US यानी 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है सड़कें, हाईवेज, अस्पताल और नए स्कूल बनाना। इस योजना के तहत कुल 16 मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को फिर एक नई गति मिलेगी। जैसे अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी, 100 कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक और बढ़ाई जाएगी जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन के नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम होगा। सरकार भारतीय रेल के लिए 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन के फॉर्मूले पर काम करेगी जिससे देश में व्यापारियों को सामान की आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन का मतलब यह है कि हर स्टेशन किसी न किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। कुछ ऐसे ही सुधार एक समय चीन ने वर्ष 1980 के दशक में किए थे। कोई भी देश अपने यहां तब तक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित नहीं कर सकता जब तक वहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और चीन ने इस जरूरत को समझते हुए अपने यहां 1980 और 90 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाया था जिससे मेड इन चाइना को दुनिया में पहचान मिली। और भारत भी अब इसी रोड मैप को अपना रहा है। बस फर्क यह है कि भारत चीन से काफी लेट चल रहा है। चीन ने जो काम 1980 और 1990 में किया था वो अब हमने 2020 के दशक में जाकर शुरू किया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे जिस पर कुल 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय डाक को बैंकों से जोड़ा जाएगा ताकि हमारे देश के पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग का माध्यम बन सके और इससे देश में मौजूद 1,55,000 डाकघर एक तरह से डिजिटल बैंकिंग का जरिया बन जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में अब ATM भी लगाए जाएंगे। भारत सरकार आने वाले वित्त वर्ष से ई-पासपोर्ट भी जारी करेगी जिनमें एक माइक्रोचिप लगी होगी और इस चिप में आपके नाम से लेकर आपका पूरा बायोमेट्रिक डेटा फीड होगा। यानी जो जानकारियां अब तक पासपोर्ट के कागज पर लिखी होती थीं वो अब डिजिटल रूप ले लेंगी। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक विस्तार दिया जाएगा। पीएम ई विद्या योजना का 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और इनमें क्षेत्रीय भाषा वाले चैनल भी होंगे। और व्यावसायिक शिक्षा यानी बिजनेस एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज अब बनाई जाएंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.